हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए और उसके बाद मैं इसको सोल्व करूँगा। तो सब लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बैलेंस सिस्टम है। बैलेंस फॉल्ट कौन से होते हैं? 3 फेज फॉल्ट एंड 3 फेज लाइन, 3 लाइन और ट्रिपल एल और ट्रिपल एल जी, मतलब लाइन का ग्राउंड से और ये ट्रिपल एल, ये होते हैं बैलेंस फॉल्ट। बैलेंस फॉल्ट में क्या होता है? ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस इज अवेलेबल ओनली। और अनबैलेंस्ड कौन से होते हैं? एल जी, डबल एल जी, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन और ग्राउंड फॉल्ट, ये होते हैं अपने अनबैलेंस्ड फॉल्ट। तो अपन अनबैलेंस्ड फॉल्ट में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सीक्वेंस, तीनों सीक्वेंस अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे क्या पूछा अपने को? बैलेंस्ड फॉल्ट में कौन सा होगा? बैलेंस सिस्टम है तो ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस, दिस विल बी द आंसर। अब एक चीज़ और जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन, वो पूछने का मेरा, ये क्वेश्चन समझाने का मकसद है वो चीज़ बताना। कौन से फॉल्ट में पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज जीरो होती है? देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, ये अपना सिंक्रोनस रिएक्टेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये VA1, ये है अपना 3 फेज फॉल्ट। अब फॉल्ट होएगा तो ये शॉर्ट सर्किट तो वोल्टेज जीरो, फॉल्ट करंट इज इक्वल टू E/Z, तो ये फॉल्ट करंट हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी यहाँ पे। तो ये एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और एक चीज़ और, ये बैलेंस्ड की जगह मैं सिमेट्रिकल भी लिख सकता हूँ, सिमेट्रिकल भी बोलते हैं इसको, सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल सिस्टम, और इसको बोल सकते हैं अनसिमेट्रिकल, ये उसका दूसरा नाम है। ठीक है बस। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस इज 2.2 per unit. Infinite bus voltage is 1 per unit and synchronous machine voltage is 1.1 per unit. तो ट्रांसफर रिएक्टेंस बिटवीन जनरेटर एंड इनफाइनाइट बस निकालना है। देखिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, करो जल्दी करो। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व करके इसको दिखाता हूँ। ये जनरेटर है, ये लाइन का ट्रांसफर रिएक्टेंस है, ये इनफाइनाइट बस है। इनफाइनाइट बस की वोल्टेज कितनी है? 2.2 वोल्ट। दिस इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ लाइन। और जनरेटर वोल्टेज कितनी है? 1 पर यूनिट, ये पर यूनिट की वन है। ठीक है, और अपने को पता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम वोल्टेज को तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बोलते हैं, VS/VR/X। ठीक है, ये हो गया अपना सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो गया रिसीविंग एंड वोल्टेज। अब ये स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी कितनी दी है उन्हें? 2.2 रख दीजिए यहाँ पे। ओके 1.1 है। तो ध्यान से पढ़ना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी। क्वेश्चन बहुत इजी है। इनफाइनाइट बस वोल्टेज है 1 वोल्ट, 1 पर यूनिट। ठीक है, और सिंक्रोनस मशीन वोल्टेज है 1.1 पर यूनिट। वेरी इजी, वेरी सिंपल। This is 1.11 upon x. X is equal to 1/2,
एंड जो लाइन का रिएक्टेंस होता है वो इंडक्टिव होती है ना लाइन, तो इसको क्या कर देंगे J0.5। वेरी इजी। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए था, माइनस का साइन दिया हुआ था, कंफ्यूज नहीं होना, आंसर आएगा यहाँ पे J0.5, ए आंसर आएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए पावर सिस्टम with negligible resistance, three-phase fault, current at a point is 0.8 per unit. The series reactance to be connected at fault point to reduce the fault current 5 per unit. मतलब fault current को reduce करना है, तो करिए आप लोग इसको, बहुत सिंपल है। और अगर ये क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मतलब आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। करिए इसको आप, आपके पास टाइम है 40 सेकंड्स का। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपका जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। तैयारी तो आप लोगों की सही चल रही होगी, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, कोविड में बाहर नहीं निकलना है घर से, घर पे रह के तैयारी करनी है। और एग्ज़ाम तो होने ही है, थोड़ा लेट होंगे पर एग्ज़ाम पक्का होंगे, और एकदम से होंगे फिर भागम भाग ना मचे, तो इसलिए तैयारी रेगुलर रखो अभी से, ठीक है। आई होप सब लोगों ने कर ही लिया होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि फॉल्ट करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, सीरीज रिएक्टेंस लगाते हैं, सीरीज रिएक्टर लगाते हैं। और करंट इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, शंट रिएक्टर लगाते हैं। और शंट कैपेसिटर किस लिए करते हैं, रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए। और सीरीज कैपेसिटर यूज करते हैं किसके लिए, सीरीज कैपेसिटर यूज करते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट स्टेटी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि PS इज टू VS VR/X। कैपेसिटर जब लगा देंगे तो रिएक्टेंस कम होएगा, पावर इंक्रीज हो जाएगी, जो ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये सब लोगों आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ ही रखा है। तो चलो देखते हैं केस वन में क्या दे रखा है उन्होंने। 3-फेज फॉल्ट में फॉल्ट करंट क्या होता है, E/Z, या फिर मैं क्या कहूँ रिएक्टेंस। तो अपना यहाँ से फॉल्ट करंट है 8 1 पर यूनिट वोल्टेज x, रिएक्टेंस आया 1/8। अब यहाँ से केस 2 में क्या है, केस 2 में अपने को रिएक्टेंस ऐड करना है सीरीज में फॉल्ट करंट को रिड्यूस करने के लिए। तो माना कि x रिड्यूस किया है इन्होंने, x रिएक्टेंस ऐड किया है फॉल्ट करंट को रिड्यूस करने के लिए। तो फॉल्ट करंट कितना आ रहा है 5 1 x प्लस 1/8। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं फिर। x की वैल्यू आ रही है यहाँ से सोल्व करने पे 107 पर यूनिट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जिन लोगों का सही है उनको मुबारक हो, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 MVA 3311 kV 3-phase transformer having an impedance of 16 ohm on high tension side from a generator rated 30 mm। मतलब ये 30 MVA जनरेटर से हाई टेंशन साइड से सप्लाई दी जा रही है। जनरेटर की रेटिंग गिवन है 30 MVA 11 kV। The parent impedance of transformer calculated on its own base and on generator base will be in the ratio of,
मतलब रेशियो निकालना है इसके खुद के बेस पे पर यूनिट इम्पीडेंस और जनरेटर बेस पे पर यूनिट इम्पीडेंस। देखिए अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर ले रहे हैं तो ये मानिए आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। तो करिए, करिए, बहुत आसान है। बन रहा है ना, बहुत ईजी है ना। हाँ, जिन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है उनका तो बहुत आसानी से बन जाएगा, और जिन्होंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है उनका भी बहुत अच्छे से होने वाला है, आसानी से हो जाने वाला है। और जिन्होंने फॉर्मूले याद कर रखे हैं अकेले, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की सोचेगा, चांसेस कम है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें बैठेगा नहीं। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब पहले तो मैं बताता हूँ, आप लोगों ने फॉर्मूला जिन्होंने लगाया होगा, जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू एम बी न्यू अपन एम बी ओल्ड। देखिए कितना अच्छा माहौल है, पीछे बैकग्राउंड में हल्के हल्के म्यूजिक चल रहा है ना, तो बिल्कुल एकदम जैसे हम बचपन में मैथ सॉल्व करते थे तो गाने लगा लेते थे, हम सुन के मैथ सॉल्व करते थे, तो ऐसा होता रहना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या किया होगा, कुछ लोगों ने तो फॉर्मूला लगाने की कोशिश की होगी, जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड एम वी न्यू अपन एम वी ओल्ड के वी ओल्ड अपॉन के वी न्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताऊं जेड पर यूनिट क्या होता है। जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस, ये फॉर्मूला इसमें यूज करना है। अब ट्रांसफार्मर का खुद का बेस है, ट्रांसफार्मर के बेस पे अपने को जेड पर यूनिट निकालना है, तो क्या निकालेंगे, हाई टेंशन जेड पर यूनिट का फॉर्मूला वी बी स्क्वायर अपॉन सॉरी बेस का निकालेंगे, जेड बेस इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर अपॉन एस बेस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर के बेस पे है जेड बेस कितना होगा, एस बेस कितना होगा 15 MVA, और वी बेस कितना होगा 33 kV। ठीक है, अब जनरेटर के बेस पे कितना आएगा, जनरेटर के बेस पे एस बेस है 30 MVA, और वी बेस कितना आया 11 kV। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से जेड बेस निकाल लो अपना, ट्रांसफार्मर के बेस पे कितना आएगा 33 स्क्वायर इंटू 15, और यहाँ से जेड बेस कितना आएगा 11 स्क्वायर अपॉन 30। ठीक है, अब देखिए रेशियो निकालना है, रेशियो जेड पर यूनिट ऑन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बेस पे, और जेड पर यूनिट ऑन किसके बेस पे, जनरेटर के बेस पे। तो एक्चुअल इम्पीडेंस कितना है 16 ओम, 16। अब जो जनरेटर ट्रांसफार्मर की तरफ, ट्रांसफार्मर के जेड बेस से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 33 स्क्वायर अपॉन 15,
इज टू 16/11² ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 52 16 से 16 कैंसिल, और इसको कर लो 11 × 11 33, तो ये आएगा 9, तो 1/9 इज टू 1/2, 1:18। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। कमेंट करके बताइएगा जिन लोगों का सही है, और जिनका सही है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, इसको कंटिन्यू रखो, बिल्कुल भी रिदम टूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंसुलेटर डिस्क ऑफ आइडेंटिकल वैल्यू C makes up a string for a 22 single phase overhead line insulation system. If pin to earth capacitance is also C, then the string efficiency 2 डिस्क का स्ट्रिंग का स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालो। करो, सॉल्व करो। बहुत ईजी है। 2 डिस्क 3 डिस्क का तो इम्पोर्टेंट है, आजकल हर एग्जाम में पूछा जाता है 3 डिस्क तक। कई एग्जाम्स में तो 4 डिस्क का ही पूछ लेते हैं। 3 डिस्क तक तो फॉर्मूले अपने को याद होनी चाहिए। बहुत ईजी है, कीजिए इसको आराम से। एक मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है इसके लिए। अगर ये क्वेश्चन आप कर ले रहे हो तो इस वाले प्रॉब्लम स्ट्रिंग एफिशिएंसी की प्रॉब्लम आप कर लो, आई होप सो। और जो जब रोज अपनी क्लास देखने के लिए आओ तो आप अपने नोट्स को गो थ्रू किया करो एक बार। ये शॉर्ट नोट्स जो भी है उनको रिवाइज कर लिया करो, ताकि क्या तुरंत यहाँ पे क्लिक करेगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो। तो आप लोगों ने ख्याल से सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए। अपन पहले इसका फॉर्मूला, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फेज अपॉन एन इंटू वी है इंटू 100%। परसेंटेज निकाला था 100 से। अब फेज वोल्टेज कितनी है, V2 का फॉर्मूला क्या होता है, V2 = 1 + K × V1। V1 ये है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है इसमें, पिन टू अर्थ का डिस्टेंस, ये पिन टू अर्थ, ये C है और ये भी C है। तो K की वैल्यू कितनी आएगी, K की वैल्यू 1 आएगी, जो होता है म्यूचुअल बाय सेल्फ, CM/CS। ठीक है, तो यहाँ से V2 = 2V1, K की वैल्यू 1 रख देंगे, V1 1, और V टोटल निकालेंगे, V फेज निकालेंगे तो V1 + V2, 2V1 + V1, 3V1। ठीक है, तो ये इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज है, इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज है, मतलब जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क है इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, 3V1 अपॉन नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, यानी एन की वैल्यू कितनी है,
2 into V1 into 100, 3/2 into 100, 75%। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए पहले सबसे पहले क्या करना होता है, अपना फॉर्मूला अपने को सिंपल वे में ड्राइव कर लेते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल हो XYZ तो आसान रहेगा, लास्ट में वैल्यू पुट करना चाहिए। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The XYR ratio of 220 kV line as compared to 400 kV line। तो देखिए क्या दिया जो इसको, बहुत अच्छा डीप कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ऐसे देखने में थ्योरेटिकल टाइम लगेगा, है अंदर कुछ है इसमें। तो अपन मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, इससे क्या अपना पूरा पावर सिस्टम एक साथ रिवाइज होगा। तो रोज रोज पावर सिस्टम की कॉपी को रोज रिवाइज करनी है, नोट्स को रोज रिवाइज करना है, तभी तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपन, इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लगाओ दिमाग, तुक्का नहीं मारना है, सोल्व करके करना है। नहीं तो फिर ग्रेड मतलब कोई उछालने वाली बात हो जाएगी, कोई उछाल के आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एकदम प्रॉपर वे में पूरा कंसेप्ट सोच के करना है। और पढ़ाई तो सबकी सही चल रही होगी, बिल्कुल कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, रिविजन करो, एग्ज़ाम हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि ये एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है सबको। ठीक है, आई होप कि सब लोगों ने कर ही लिया होगा। अब देखते हैं 220 kV लाइन के लिए निकालना है। तो अपने को पता ही है, जो हाई टेंशन लाइन होती है उसमें कंडक्टर स्पेसिंग ज़्यादा होती है, और जो लो टेंशन लाइन होती है उसमें कंडक्टर स्पेसिंग कम होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम प्रोड्यूस करना होता है एयर के डायरेक्टिव स्ट्रेंथ से। 3 के लिए जो एयर के डायरेक्टिव स्ट्रेंथ होती है उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, नहीं तो क्या होगी, एयर मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे। एयर मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही जो अभी चल रहा है सबसे ज़्यादा ट्रेंड में, कोरोना इनिशिएट हो जाएगा। इस बार की वही कोरोना होगा। तो कोरोना से तो बचना है किसी भी हाल में, कोरोना तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो कोरोना से यहाँ पे बचना है, तो यहाँ से बचने के लिए क्या करते हैं, स्पेस हाई टेंशन लाइन में स्पेस कंडक्टर के बीच की इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और अपने को पता है x/r क्या होगा, ω/r, और इंडक्टेंस का फॉर्मूला सबको पता ही है, u/2π/ln d/r। ठीक है, अब d की वैल्यू हाई टेंशन लाइन में ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे पूछ कौन से रहा है, 220 kV पूछ रहा है, तो कम मतलब कम वोल्टेज वाली में, लो वोल्टेज वाली पूछ रहा है, तो डी की वैल्यू कम होगी, इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी, एल की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू भी कम होगी। तो यहाँ से क्या होगा फिर, 220 kV लाइन में x/r की वैल्यू 400 kV लाइन से कम होगी। फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, जिनका सही होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा, बड़ा इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा गलती होने की संभावना है इस क्वेश्चन में। देखिए, इफ वी आर सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड voltage 66 kV for a 3-phase transmission line and reactance is 11 ohm per phase, then maximum power transmission per phase would be। क्या पूछा है इसमें, PS मैक्स, P मैक्सिमम पूछा, सुन लीजिए, पर फेज पूछा, ध्यान रखना, पर फेज।
इस चीज़ को मत भूल जाए। ठीक है, कीजिए 30 सेकेंड्स, वेरी इजी, वेरी सिंपल। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, दौड़ाओ दौड़ाओ अपने दिमाग की घोड़े। फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद कर रखने हैं। फॉर्मूले जिसको याद है आसानी से हो जाएगा। मैं थोड़ा अगर न्यूमेरिकल्स तेज से सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको स्लो सॉल्व करवा दूँगा। क्योंकि मैं इस हिसाब से क्रैश कोर्स में क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, बहुत जल्दी रिवीजन करना होता है, क्योंकि आप बार बार पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज इक्वल टू VSVR अपॉन X। ठीक है, VSVR क्या कितना है यहाँ पे, सेम है, ये कितना है अपना 396 मेगावाट बाय डिफॉल्ट। ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट दिस इज फॉर 3 फेज। ये 3 फेज का फॉर्मूला होता है। सिंगल फेज के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे उसको, 396 बाई 3 इज इक्वल टू 132 मेगावाट। तो आंसर तो इसका आएगा ए। और जो बच्चे जल्दबाजी में इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो वो करेंगे ये, जो कि बिल्कुल गलत है। ये ट्रैप है, यहाँ ये फंसाने का तरीका है। बी केयरफुल, बी वॉचफुल, सदैव चौकन्ना रहो और ऐसी गलतियां ना करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसका कहर पूरी दुनिया पे चल रहा है, वो है कोरोना। तो कोरोना में कोरोना लॉस का क्वेश्चन ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए हमने लिया है कोरोना लॉस का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए गाइस, हम लोग आपके लिए 200 क्वेश्चन पावर सिस्टम की सीरीज लेके आ रहे हैं, तो ये उसी का पार्ट चल रहा है, 8वां क्वेश्चन अभी चल रहा है। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सही लग रहे हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आगे कंटिन्यू रहें, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। आप लोगों का अगर अच्छा रिव्यू रहेगा, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे आगे। तो अगर आप लोगों को सही नहीं लगेगा तो उसमें जो आपको बदलाव चाहिए, जो करेक्शन आप चाहते हैं, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो हम लोग उसमें सुधार कर पाएँ। ठीक है गाइस, तो ध्यान रहे, वीडियो को शेयर लाइक कर दें अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपको यूजफुल लगे हों तो। अदरवाइज तो आपकी मर्जी है, देख के वैसे भी जा सकते हो, आप डिसलाइक भी कर सकते हो अगर आप डिसलाइक करना चाहो। दैट विल बी, पता चलेगा हमको कि क्या हम लोगों में कमी, कुछ गलतियाँ रही हैं, तो उन्हें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, फॉर ए पार्टिकुलर सिस्टम कोरोना लॉस एट 60 Hz इन 1 किलोवाट पर फेज, 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, व्हाट इज कोरोना लॉस एट 50 Hz। मतलब 60 Hz पे कोरोना लॉस दे रखा है इन्होंने, 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। अब इन्होंने 50 Hz पे कोरोना लॉस पूछा है, सोल्व कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। तो कोरोना से बिल्कुल डरना नहीं है, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है, जो भी विटामिन सी है उसको अपनी डाइट में शामिल करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, फिट रहना है, अपने आप को फिट रखना है। जो फिट रहेगा वही हिट रहेगा आगे, पता है ना आपको। तो फिटनेस के लिए एक्सरसाइज रेगुलर, जो भी योगा प्राणायाम है घर पे रह के करना, बाहर नहीं जाना। बिल्कुल एग्जाम्स भी होंगे, तो इसलिए एग्जाम के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार रहना है, और लाइफ में भी हमेशा दोनों तरफ से
स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चैंपियन वही होता है जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये तो कर ही लिया होगा। कोरोना लॉस इज इक्वल टू F+25, ये फॉर्मूला होता है। कोरोना लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F+25 के। तो P2/P1 इज इक्वल टू F2+25/F1+25। P2 निकालना अपने को, पावर लॉस है 50 हर्ट्ज पे, F2 50 हर्ट्ज है और F1 कितना है 60+25, P1 की वैल्यू 1, तो P2 इज इक्वल टू 75/85। 75/85 को सोल्व करेंगे तो 0.08। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको ऑप्शन देख लेते हैं। कई क्वेश्चन में ऑप्शन से हो जाता है। देखो 60 एच पी उसने दे रखा है 1 किलोवाट पर किलोमीटर। अब पूछा उन्होंने 50 एच पे, फॉर्मूला से क्या पता आपने को F+25, मतलब फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोरोना लॉस। तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, सॉरी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, 60 से 50 हर्ट्ज पे आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि पावर लॉस है वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा मतलब 1 से कम होएगा, 1 से कम एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो मतलब बिना सॉल्व किए भी सॉल्यूशंस को कई बार कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, आपको अच्छा लगा ही होगा। जाहिर सी बात है, इतने अच्छे क्वेश्चन हमने पावर सिस्टम के इतने कई सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में अपने डिस्कस किए हैं। ठीक है गाइस, तो ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और बिल्कुल पढ़ाई भी सेहत के साथ साथ करते रहिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।